अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हो गया है, वो भी बगैर किसी इनविटेशन के। और हमारे जो एप्लीकेंट हैं वो भी बहुत यंग एज के हैं, 25 से 26 साल इनकी एज है। और अभी उन्होंने हमें एक खुशी के साथ एक वीडियो पैगाम भेजा है, आप ये मुलाहिज़ा कीजिए। इसके बाद फिर सारी डिटेल के साथ वीडियो में डिस्कशन करते हैं कि क्या प्रोफाइल थी, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे वीज़ा अप्लाई होता है और किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। तो ये सब डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा क्लिप देखें और फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अदील भाई आप हैरियत से होंगे। अदील भाई, आज मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये वीज़ा बिल्कुल आपकी मदद से और आपकी ही एक अच्छे असेसमेंट और एक अच्छे मशवरे की वजह से, आपकी अच्छी रिकमेंडेशन की वजह से ये मुझे वीज़ा मिला है। क्योंकि इससे पहले मेरे बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल थे और मुझे बिल्कुल भी चांस और उम्मीद बहुत कम थी कि मुझे ये वीज़ा मिलेगा साउथ कोरिया का, जो कि आज मेरा अप्रूव हो के आया है। जिसमें ये अप्लाई किया था मैंने, तकरीबन इसको लगे हैं 20 दिन लगे हैं। 6 जून को अप्लाई किया था और आज 26 जून को मेरा वीज़ा पास हो गया, अप्रूव हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ वीज़े का, ये क्या नाम है, अप्रूवल लेटर भी। ये जी मेरा वीज़ा है जो अप्रूव हो के आया है। ये अदील भाई आप देख सकते हैं। ये अदील भाई, ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से लगा है, क्योंकि ये हमारा एक ऑनलाइन ही आपसे मेरी इंगेजमेंट हुई थी, ऑनलाइन ही सारी डिस्कशन हुई थी। और एक सारी डिस्कशन करने के बाद आपने मुझे ये साउथ कोरिया का आइडिया दिया था और मुझे आपने बड़ी कॉन्फिडेंस भी दिया था कि यार ये आप बिल्कुल अप्लाई करो, लग जाएगा आपका वीज़ा। डॉक्यूमेंटेशन भी कोई इतनी कोई स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन तो थी नहीं मेरी, वही बिजनेस डॉक्यूमेंट्स थे और कंपनी प्रोफाइल थी और बैंक स्टेटमेंट्स थी। उसकी बेस पे ही आपने असेसमेंट करके तो वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि लग गया। तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं डेफिनेटली दूसरों को भी रिकमेंड करूँगा कि वो डेफिनेटली आपसे, जिसने साउथ कोरिया के लिए स्पेशल, साउथ कोरिया और हांगकांग वगैरह इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करना हो, मेरी उन सब भाइयों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा अदील भाई से लाजमी कॉन्टेक्ट करें, इनसे डिस्कस करें और ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा गाइड भी करेंगे और एक अच्छी रिकमेंडेशन पे आपका वीज़ा भी अप्लाई करेंगे। मेरा ये वीज़ा आपको जैसे बताया 20 दिन में अप्रूव हो गया है और एम्बेसी ने भी टाइम मुझे 3 हफ्ते का ही बताया था, 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इसमें। तो बीच में ईद की कुछ छुट्टियां भी आ गई थी, शायद इस वजह से भी 20 दिन लग गए हैं। लेकिन यहाँ से अगर नॉर्मल दिन में अप्लाई करें तो वीज़ा इससे भी कम टाइम लगेगा। और इसमें आपकी अदील भाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, लोग होते हैं दूसरे कंसल्टेंट या एजेंट कह लें उनको, वो आपको बिल्कुल भी एक अच्छे तरीके से कॉपरेट या एक अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते। वो उनको पैसों की लालच होती है, हमने किसी की तरह पैसे कमाने हैं, किसी का वीज़ा लगे ना लगे, वो लोगों को इस मैटर में जाते ही नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करते। आपने अदील भाई मेरी बहुत अच्छे से, मुझे अभी तक इवन के अभी भी आप मुझे बहुत अच्छा से कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ में, मुझे गाइड भी कर रहे हैं, मुसलसल आगे भी है इंशाल्लाह। मैं आगे, जैसे आपको पता है कि मेरा आगे प्लान है वीज़ा अप्लाई करने का, तो इंशाल्लाह मैं लाजमी आपसे और मज़ीद आगे हम वीज़ा अप्लाई करते रहेंगे इकट्ठे। और अल्लाह करे कि ये हमारी जो अभी कामयाबी की दास्तान है ये आगे जारी रहे। अल्लाह आपको भी कामयाब करे। अदील भाई, एक दफ़ा फिर से थैंक यू सो मच। मैं आपको ही इसका क्रेडिट देता हूँ, ये आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मेरा वीज़ा लग गया है। अदील भाई, अगेन थैंक यू सो मच। और आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज़ डिस्कस योर केस विद, ही विल गाइड यू प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली। और ये 2 नंबर लोगों से आप बचें, इनसे बच के जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो वाकई वीज़ा लगवा सकते हैं, जिनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, जो वाकई डॉक्यूमेंटेशन करना जानते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। और अदील भाई इज़ वन ऑफ देम।
थैंक यू सो मच दिल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से ठीक ठाक और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब साउथ कोरिया के हवाले से। साउथ कोरिया का वीज़ा हमारा एक अप्रूव हो गया है माशाल्लाह। 25 से 26 साल एज है लड़के की और बिल्कुल सिंगल है, कोई शादी वादी वाला सीन नहीं और सिंगल एप्लीकेंट है बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद एम्बेसी से बगैर किसी इन्विटेशन के हमारा जो वीज़ा है वो अप्रूव हो के आ गया। कुछ ही देर में मैं आपको सारी जो है वो उनकी भी प्रोफाइल और उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 12,000 रुपये में आप कैसे जो है वो साउथ कोरिया का वीज़ा ले सकते हैं और किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, कोई लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं। और क्या प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए, वीज़ा कितनी देर का मिलता है, कितने दिन स्टे वहाँ पे आप कर सकते हैं और इसका टोटल टाइम कितना लगता है और कौन कौन से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए यार कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो सकती है। एनीवेज हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं आपको साथ में दिखा भी रहा हूँ कि जो है अपना वेबसाइट से वीज़ा प्रॉपर वेरीफाई किया जा रहा है। ये कल की डेट में इशू हुआ है और आज हमने इसको डाउनलोड करके तो मैंने अपना क्लाइंट को भेज दिया है और ये वेबसाइट पे सारा जो भी इसका है लाइव डेमो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले ये बात करते हैं। अच्छा, अब जो लोग सिंगल हैं या मैरिड हैं या जो भी है, जो भी एप्लीकेंट है, ठीक है, जिस भी एज का है, आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पास होने ही चाहिए लाजमी हर सूरत में। जैसे आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए और अगर कोई प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं तो वो भी चाहिए। उसके बाद आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट हो गया, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर्स होंगी, एफआरसी और अगर आप मैरिड हैं तो फिर एमआरसी भी और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी। अच्छा, उसके बाद आपकी 6 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके अलावा आपका अकाउंट मेंटेनेंस जो लेटर है वो चाहिए होगा। आपके टैक्स रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लाजमी चाहिए, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। आपका एनटीएन एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स और अगर आपकी कंपनी एसईसीपी से रजिस्टर्ड है तो एसईसीपी के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रिक्वायर होंगे, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया कंपनी का, या इसके अलावा जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं वो 12-13 पेजेस होते हैं एसईसीपी में जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि मैं स्किप कर गया हूँ वीडियो में, तो वो एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किन को नहीं। देखें, अगर आपकी कोई थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, अभी ये जो वीज़ा आपने देखा है ये 25 से 26 साल एज है लड़के की, सिंगल है बिल्कुल, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और मैंने इन्हें रिकमेंड किया कि आप जो है वो साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी स्क्रीन पे जैसे देखा कि इनका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री में 2 से 3 बार ये टर्की भी गए थे, इनका वीज़ा एक वैलिड था लेकिन वो यूज़ भी नहीं किया, एक्सपायर हो गया। बाकी उसके अलावा थाईलैंड, मलेशिया वगैरह के जो टूर्स थे वो भी इन्होंने किए हुए थे। अच्छा, अब जो इनके पास बाकी जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट, ये इनकी बिजनेस की प्रोफाइल थी, बिजनेस करते थे और बाकी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का अकाउंट, ये सारी चीज़ें इनके पास मौजूद थी। अगर आपके पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप अगर सिंगल हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम से कम जो है वो 1, 2, 3 कंट्रीज़ की जो है ना वो लाजमी हो, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह हो जाए। इसके अलावा अगर आपने कहीं और का ट्रैवल किया है तो वो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो आपकी अच्छी है, वो आपको फ़ायदा ज़रूर देगी इस वीज़े में ख़ास करके। अच्छा, अब इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उनके लिए भी डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं बिजनेस वालों के लिए, जैसे उनका एनटीएन होता है, एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स रिप्लेस हो जाएंगे जॉब के साथ। जैसे जॉब स्लिप हो जाएगी, सैलरी स्लिप्स हो जाएंगी, एनओसी लेटर हो जाएगा या लीव लेटर जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। लेकिन ये बात है कि आपकी टैक्स रिटर्न्स और जो एनटीएन है वो होना लाजमी है। बहुत सारे लोग जो है वो टैक्स रिटर्न्स या एनटीएन नहीं लगाते, लेकिन कोई भी जो आप किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ का हर सिटीज़न जो है वो टैक्स पेयर होता है और एम्बेसीज इन चीज़ों को देखती हैं। तो आप अगर जॉब करते हैं तो कुछ लोगों का तो वो कंपनी खुद ब खुद जो है वो टैक्स डिडक्ट कर लेती है, ठीक है, उनका विद होल्डिंग टैक्स आगे चला गया होता है। तो आप अपनी रिटर्न्स जो हैं वो लाजमी फाइल किया करें, टैक्स रिटर्न्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, अब किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए? यार, जिन लोगों की बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसके बाद उनका केस बहुत वीक है, बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन नहीं है और कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं है या फिर नया नया हर चीज़ रजिस्टर की है, तो उस चीज़ के ऊपर जो है ये बहुत मतलब आपके लिए रिस्की हो सकता है और साउथ कोरिया जो है वो आपको रिफ्यूज़ कर सकता है।
तो ये एप्लीकेंट जो थे माशाल्लाह इनका बिजनेस भी पुराना रजिस्टर्ड था, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हमारे सारे कंप्लीट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी है कि हमें जो है वो साउथ कोरिया ने वीज़ा ग्रांट कर दिया है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो है वो वीज़ा नज़र भी आ रहा है। तो ये हमें 15 दिन का वीज़ा मिला है विद 3 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। अगर आप कोई भी इसका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपको 3 महीने तक की वैलिडिटी देता है। उसके अंदर अंदर आपको 15 दिन का जो है वो स्टे ग्रांट किया जाता है कि आप 15 डेज तक वहाँ पे लीगली रह सकते हो, और उसके बाद आपने उसको कंट्री को लीव करना होता है। तो ये ओवरऑल बिल्कुल सिमिलरली जापान की तरह है, जैसे वो 15 दिन का आपको स्टे देता है और 3 माह की जो है वो वैलिडिटी होती है वीज़े की, तो उसके अंदर अंदर आप 15 दिन जाके वहाँ पे रह सकते हैं। तो सेम ये भी एज इट इज़ है, आपने अपनी स्क्रीन पे भी जैसे देखा। तो ये ओवरऑल जो साउथ कोरिया का है प्रोसेस। अब इसमें अच्छा अगर आपने अप्लाई करना है तो अब उसका क्या सिनेरियो, वो तो मैंने आपको बता दिया। एम्बेसी की जो फीस है वो है तकरीबन 12,000 रुपया। अब इसमें इन्विटेशन रिक्वायर नहीं होता है, इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। जो आपने कैटेगरी चूज करनी है वो C39 वाली कैटेगरी में आपने जाना है, टूरिस्ट कैटेगरी के अंदर। तो वो वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो विदाउट इन्विटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि बहुत सारे लोग खाली बस उस कैटेगरी का उनको पता नहीं होता, और मोस्टली लोगों के रिफ्यूज़ल्स भी इस वजह से आते हैं। आपने इनका जो डिजिटल फॉर्म है वो सारा भरना है, और हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई जो है वो गलती कोताही की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये फिर आपसे वो दोबारा नहीं पूछेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए वो एज इट इज़ आपसे रिसीव कर लेते हैं, आपको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ये चीज़ ठीक नहीं है या ये निकाल दो। जापान तो आपको पता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स निकाल देता है, लेकिन ये लोग जो फाइल आप दोगे एज इट इज़ ये आपकी फ़ाइल रख लेते हैं अपने पास। अच्छा, अब इसके अलावा इसकी टाइमिंग जो है वो तकरीबन सुबह 9 से 11 बजे तक होती है। उसके अंदर अंदर 2 घंटे के लिए एम्बेसी ओपन होती है और आपने अपनी सबमिशन करनी होती है। अब मेरे ये क्लाइंट जब गए थे तो उन्होंने बताया कि यार वहाँ पे तो सारे लोग जो थे वो इन्विटेशन लेके आए हुए थे, और मैं अकेला जो था वो बगैर इन्विटेशन के गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें वीज़ा आपके सामने है, और बिल्कुल सिंगल है, अनमैरिड है, शादी वगैरह भी नहीं हुई, और कुछ कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह साउथ कोरिया ने वीज़ा ग्रांट कर दी है, और यही वीज़ा एजेंट्स बाहर डन बेस पे 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपया लेके भी सेल कर रहे हैं, जो कि इनको सिर्फ 12,000 रुपये में ये वीज़ा ग्रांट हो गया। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करें, अपनी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करें, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप फुलफिल करें, तो इंशाल्लाह हर एक एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। बस आजकल हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से हर एक एम्बेसी हमें वीज़ा देने से घबरा रही है। वो बेशक मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली आपकी प्रोफाइल को जो है वो कह लेंगे वेरिफिकेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। और इनका वीज़ा जो है वो तकरीबन 20 से 22 दिन में आया, क्योंकि हमने ईद से पहले सबमिशन की थी। तो आपको पता है बीच में ईद हॉलीडेज भी आ गई हैं, फिर वीकेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो सारा टोटल जो टाइम इनके प्रोफाइल पे लगा वो तकरीबन 20 से 22 दिन लगे हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूरिस्ट वीज़ा 15 दिन की स्टे के साथ ग्रांट हो चुका है। और अब इंशाल्लाह आगे फर्दर भी हम इनके वीज़ाज जो हैं वो प्रोसेस करेंगे और मज़ीद कामयाबियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी हमारे जो हांगकॉन्ग के वीज़ाज अप्रूव हुए हैं, दुबई के वीज़ाज अप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, शेंजन के वीज़ाज आ रहे हैं। तो अगर आपने भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो, साउथ कोरिया का वीज़ा मेरे थ्रू आपने अप्लाई करवाना हो, हांगकॉन्ग का, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी और कंट्री का, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। खास करके अगर आपने हांगकॉन्ग का भी या साउथ कोरिया का वीज़ा बगैर किसी इन्विटेशन के अप्लाई करना है तो तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, तो हम इंशाल्लाह आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर अच्छे से वर्क करेंगे। अगर वो इस काबिल हुई तो हम ज़रूर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एम्बेसी में फर्दर जो है वो वीज़ाज़ के लिए प्रोसेस कर देंगे। तो ये ओवरऑल सर्कमस्टांसेस थे। टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता दिया, प्रोफाइल भी बता दी, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, टाइमलाइन भी बता दी। तो एम्बेसी की फ़ीस जो है वो 12,000 जैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे और ये कुछ प्रोफाइल थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, एक सक्सेस स्टोरी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि हमारा जो साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है। और इसी तरह आप लोगों से भी दुआ है कि आप हमारे लिए भी दुआएं करें, हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह सबको कामयाब करे। और जो लोग भी वीज़ाज़ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी जो है वो स्ट्रगल को अल्लाह ताला जो है वो कामयाबियों में भी बदले, और वो अपनी अपनी ड्रीम कंट्रीज़ का जो है वो वीज़ा हासिल करके तो वहाँ का ट्रैवल वगैरह करें। चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।